नमस्कार। भारतीय विज्ञान संचारकों के इस समूह में मैं डॉक्टर सुनील कुमार गोयल, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अपनी आज की वार्ता को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये जो बहुत ही पुनीत कार्य किया जा रहा है श्री अनिल त्रिपाठी जी के माध्यम से, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज जो आपका हमारा संपर्क जुड़वाया श्री जय किशन जी का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय लेकर हमारे संपर्क को जुड़वाने में मदद की। और जितने भी लोग इस भारतीय विज्ञान संचारकों के समूह से संबंधित हैं, जो इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका अदा करते हैं, कुछ पर्दे के सामने दिखते हैं, कुछ पर्दे के पीछे, क्योंकि जब भी कोई एक कार्यक्रम या इवेंट करना होता है तो बहुत सारे लोगों की मेहनत, इसलिए मेरे को एक मौका मिला तो अपनी वार्ता को हम शुरू करते हैं। तो हम अपनी इसी वार्ता में 3 चीज़ों को मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे। पहला तो ये कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग है क्या, एआई एंड आईओटी क्या है, और फिर एग्रीकल्चर में इसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर या फूड प्रोडक्शन में इसका हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं या विदेशों में किया जा रहा है या दुनिया में कहीं भी कोई कर रहा है। फिर इस जो हमें, जैसे मैंने बताया कि हमारे खेतों से, खलिहानों से हमें जो उत्पाद मिल जाते हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग में एआई और आईओटी कैसे किस प्रकार से मदद कर रही है। साथ साथ जो हम उत्पाद तैयार कर लेते हैं, प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार कर लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड जब तैयार कर लेते हैं तो उसकी डिलीवरी या उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बहुत बड़ा काम है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो उसमें एआई और आईओटी किस तरीके से हमारी मदद कर रही है। और लास्ट में, जैसे हर वार्ता का एक सारा निष्कर्ष होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेक होम मैसेज, मतलब ये वार्ता खत्म होने के बाद हम क्या संदेश आपको देना चाह रहे हैं, या आप जो 1 घंटे में जो हम वार्ता करेंगे उससे आपको ऐसा क्या मिला जो आप अपने घर ले जा सके। तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एआई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऐसे हम कह सकते हैं, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। जैसे हमारी मानव की जो एक बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस है, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। एक हमारे ईश्वर ने हम सभी को एक अपनी बुद्धि दी है, इंटेलिजेंस दिया हुआ है। उसके बजाय अगर जब हम कृत्रिम बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, जो मशीनों और कंप्यूटर की मदद से जिसे हम यूज कर सकते हैं, तो इसी को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक है। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो हमारा बुद्धि जैसे होती है, एक तरीके से कहें मशीन है, कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करके एकदम उसी तरीके से जैसे हमारा दिमाग सोचता है, हमारा दिमाग अपनी बुद्धि का उपयोग करके एक्ट करता है, हम डिसीजन ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब आर्टिफिशियली जब हम कोई काम हमारी मशीन करती है, उसी को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये जो वर्ड है एआई, इसको 1965 में हार्वर्ड सीमन ने इसको मतलब बनाया, और जो जॉन मैकार्टी थे, इन्होंने इसको एक नाम दिया। ठीक है। और ये जो एआई जो है, ये मशीन वर्सेस मैन ये नहीं है, मतलब आदमी और मशीन के बीच का कोई ये टेक्निक नहीं है, बल्कि ये क्या है कि इंसान और मशीन दोनों के मिल के काम करने की जो सिनर्जी है, जो युक्ति है, उसी को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक है। और हर जगह सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में ये मेडिसिन सेक्टर में काम एआई ने स्टार्ट करना शुरू किया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एआई हर जगह अपना प्रभाव छोड़ रही है, या एआई का यूज किया जा रहा है। इसके बहुत सारे एग्जांपल मैं अभी आपको दूंगा। दूसरी बात आती है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल अबाउट इंटेलिजेंस इन एआई। जो हमारी कृत्रिम जो बुद्धि है, उसमें कृत्रिमता क्या है, बनावटी चीज क्या है। तो क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे हमारा माइंड काम करता है, और वो माइंड काम करके हम जो काम करना चाहते हैं, चीजों को देखता है, सोचता है, समझता है, उसको एनालाइज करता है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है, वो एक्ट करता है।
तो वही सिमिलर चीज जब हम आर्टिफिशियली मतलब मशीन है, कंप्यूटर, इनका उपयोग जब करते हैं, तो उसी तरीके की जब काम हो तो उसको हम आदमी का दिमाग ना करके उसको मशीन अपने हिसाब से कर रही है, उसी को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे स्पीच रिकॉग्निशन है। स्पीच रिकॉग्निशन मींस आवाज को पहचानना, एक तरीके से कहें। सिंपल ऐसे समझें कि जैसे हमारा मोबाइल है, उसमें कई तरीके के हम लॉक लगाते हैं। फेस रिकॉग्निशन है, तो हमारा फेस सामने आएगा तभी वो खुलेगा। हमारा रेटिना रिकॉग्निशन है, ठीक है। बायोमेट्रिक जैसे सिंपल समझिए आप, बायोमेट्रिक है आपका अंगूठा, जब हम लगाते हैं बायोमेट्रिक मशीन पे, वो उसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये आप ही हैं, तभी वो आपका आगे का जो भी, जैसे आधार का हुआ या बैंक में कोई काम है या आपका केवाईसी होना है, तो वो रिकॉग्नाइज करता है, वो एआई की मदद से ही करता है। तो ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है। तो उससे वो डिसीजन लेता है। एआई इज ए स्मार्ट मॉनिटर सिस्टम टू फाइंड सॉल्यूशंस क्विकली। एआई से हम किसी भी काम करने के ना सॉल्यूशन में बहुत जल्दी हम ले सकते हैं। जैसे हमारा माइंड भी बहुत जल्दी लेता है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर हमारा दिमाग उतनी क्विकली डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन मशीन जो एआई है, मशीन एआई की हेल्प से बहुत जल्दी क्विक डिसीजन ले सकती है। तो यही आर्टिफिशियली जो काम करता है वही हमारा इंटेलिजेंस है, इसी को हम लोग एआई बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई एग्रीकल्चर में एआई का क्या जरूरत है। जो हमारा एग्रीकल्चर है, इसको अगर एक तरीके से देखें हम लोग, इसको इंडस्ट्री 4.0 के टर्म में लिया जा रहा है। इसमें आप नीचे देख पा रहे होंगे इंडस्ट्री 1 लिखा है, ठीक है। फिर इंडस्ट्री 2, इंडस्ट्री 3, इंडस्ट्री 4.0। इट मींस हमारा जो एग्रीकल्चर है ये भी एक तरीके का इंडस्ट्री है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री हैं हमारे वर्ल्ड में कहें, हमारे देश में कहें, ज्यादातर उन सबका रॉ मटेरियल हमारे एग्रीकल्चर से ही आता है। तो जब एग्रीकल्चर में एआई और आईओटी का यूज करेंगे, तभी हमारा इंडस्ट्री जो 4.0 है उसका अच्छे से बेटरमेंट, वो डेवलपमेंट होगा, उससे अच्छे से वो काम ले पाएगा। तो थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो इंडस्ट्री 1.0 था, ये 18वीं शताब्दी में हुआ, और ये 1700 जो सन चल रहा था उसमें हुआ। उसमें मेन काम क्या हुआ कि मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई पूरे दुनिया में, ठीक है। और मेन काम इसमें क्या हुआ कि जो हमारी ह्यूमन लेबर थी उसको स्टीम पावर्ड, मतलब भाप से चलने वाले जो मशीन्स थी, इंजन्स थे, उन्होंने ह्यूमन लेबर को रिप्लेस किया, और उसकी वजह से मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग पूरे विश्व में स्टार्ट हुई। ये हमारा था इंडस्ट्री 1, ठीक है। तो इन इंडस्ट्री 2 में क्या हुआ कि ये 1800 में रहा, और इसमें मास प्रोडक्शन हुआ, मतलब बल्क में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। किन चीजों का? इलेक्ट्रिकल पावर्ड मशीन्स का उपयोग करके, और एक बहुत ज्यादा मात्रा में हम प्रोडक्शन पे काम करना स्टार्ट कर पाए, जिससे कि पूरे विश्व में मास प्रोडक्शन हुआ। और इसमें तो ये हमारा इंडस्ट्री 2 था, ठीक है। इंडस्ट्री 3 जो है 20वीं शताब्दी में हुआ, इसमें मेन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इस आईटी से ऑटोमेशन, इस पे काम स्टार्ट हुआ। जिसमें क्या हुआ कि आईटी के द्वारा जो हमारा जियोग्राफिकली डेस्परेट जो सिस्टम था उसको हम यूटिलाइज करके, और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसको हम काफी हद तक घटा सके। तो ये तीसरा हमारा इंडस्ट्री था, जिसमें ऑटोमेशन मेन काम था, और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का बहुत ज्यादा यूज हुआ। जो इंडस्ट्री 4 है, जो हम कहें 2000 से, सन 2000 से स्टार्ट हुआ, इसमें साइबर फिजिकल सिस्टम मेन यूज हुआ। और इसमें हम लोगों ने क्या यूज करना स्टार्ट किया पूरे विश्व में? टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग एंड एआई। मशीन लर्निंग भी एआई का एक इंडेक्स, जब हम स्टडी करते हैं तो एक विधा है, एक ब्रांच है, एक तरीके से कह सकते हैं, विज्ञान एआई की। और इससे एमएल और एआई बेस्ड मशीनें ऑटोमेशन मोड में आनी स्टार्ट हुई, जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को बड़ी फास्ट शेयर कर सकते थे, और डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी हो गई, जिस वजह से हम इसको इंडस्ट्री को इंडस्ट्री 4 का नाम हमने दिया, ठीक है। इसमें इंटेलिजेंट प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ इन कॉर्पोरेशन विद आईओटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का। मेन जो है एआई एंड आईओटी जो है वो साइबर फिजिकल सिस्टम के अंदर आता है, और इसमें एआई, आईओटी, एमएल, डीप लर्निंग, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं। मैं सिर्फ मेन चीजों को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। बिग डेटा,
मीन्स ये जो भी काम होता है वो डेटा पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो जो फिर इसके बाद अभी आगे इंडस्ट्री 5 स्टार्ट होगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर हमारा जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज को, तो हमारा एग्रीकल्चर भी एक तरीके से इंडस्ट्री है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, इन लोगों का अपना मानना भी है कि खेती जो है एक तरीके, अब नॉर्मल खेती नहीं रह गई, ट्रेडिशनल खेती नहीं, ये खेती जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का नाम इसको दिया जा रहा है। और फार्मर्स भी हम लोग उसी तरीके से उनको ट्रेंड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको चीजें बताते हैं कि पहले बात होती थी वैज्ञानिक तरीके से खेती करना, अभी बात होती है वैज्ञानिक और औद्योगिक तरीके से खेती करना। इंडस्ट्री को एक उद्योग का रूप समझ के खेती करें, जिससे कि किसान भाइयों को ज्यादा बेनिफिट हो, ठीक। दूसरी बात आती है कि एग्रीकल्चर को एज ए इंडस्ट्री 4 क्यों नाम दिया जा रहा है। ये इसलिए दिया जा रहा है, आप जानते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें विभिन्न प्रकार के हम क्रियाकलाप करते हैं, और उन विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का, जैसे हमारा फार्म मैकेनाइजेशन है, मीन्स एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, विभिन्न प्रकार की मशीनों का यूज करके हम फार्मर्स को एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा के अच्छा प्रोडक्शन तो प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हमारे मैक्सिमम फार्मर्स जो है मार्जिनल और स्मॉल ग्रुप में आते हैं, बहुत छोटे हैं, तो उनमें हम जो एडवांस जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इससे पहले जैसे कंबाइन हार्वेस्टर वाला सिस्टम था जो हार्वेस्टिंग के लिए बड़ी मशीनें यूज करते थे, तो जो छोटा हमारा फार्मर्स हैं वो लोग ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज को नहीं अडॉप्ट कर सकते, मजबूरी होती है कि इतनी बड़ी मतलब छोटे क्षेत्र में ये सब काम करने में उनको दिक्कतें होती, कई प्रकार की उनकी बाधाएं होती। जैसे सबसे पहले तो जमीन छोटी है साहब, जोत उनकी छोटी है, दूसरा उनकी आमदनी कम है, उनके पास इतना फंड्स नहीं है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये हुआ कि बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें हम क्यों ना एआई और इन चीजों का इन्वॉल्वमेंट डाल के, एआई और आईओटी का इन्वॉल्वमेंट करके हमारे किसान को हम अच्छी से अच्छी सहूलियतें उपलब्ध करा सके, ठीक है। दूसरी बात आती है कि एग्रीकल्चर में एआई का क्यों मतलब घुसपैठ हो गई है, या क्या उसकी जरूरत है कि एआई को लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये है कि आप जानते हैं कि दिनों दिन हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। आज हमारा भारत देश दुनिया में जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे है। मुझे नहीं पता ये बहुत अच्छी बात है, खराब बात है, लेकिन जो अपना यूएन में जो एफएओ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अपना एक आकलन है कि सन 2050 में पूरे विश्व की जो आबादी है वो लगभग 9 बिलियन से ज्यादा हो जाएगी। तो जब 9 बिलियन से ज्यादा हो जाएगी तो हमें उन सारी चीजों को जितने भी मतलब लोग बढ़ेंगे उनको खाना भी देने की जरूरत है, और जब खाना देने की जरूरत है तो हमें लगभग 2 बिलियन जो एक्स्ट्रा माउथ मतलब मुंह बढ़ जाएंगे, पेट पड़ जाएंगे, उनको खिलाने के लिए हमें लगभग 4% के हिसाब से इंक्रीज का प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की जरूरत है। तो उतना सब चीज करने के लिए हमें कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है जिसे हम एआई कह सकते हैं। इसके इन्वॉल्वमेंट के साथ हम जो आने वाली जनसंख्या बढ़ने वाली है उसके लिए हम उतना खाना या भोजन अपने खेतों में पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो खेती में एआई का कैसे यूज करते हैं, जैसे सिंपल कुछ वर्ड्स में पॉइंट्स में दिया गया है, जैसे ऑटोमेटेड फार्मिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले तो ये समझें कि जो हम खेती में एआई और आईओटी यूज करते हैं इसको हम लोग स्मार्ट फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट फार्मिंग मतलब ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करे फार्मर हमारा, या हमारे जो बड़े फार्म है वो इन टेक्नोलॉजी का यूज करें, जिससे कि स्मार्ट वे में वो अपनी खेती के सारे क्रियाकलापों को संपन्न कर सके और उनसे क्वालिटी मतलब अच्छा गुणवत्ता का और अधिक उनको उत्पादन मिल सके, ठीक है। तो ये कैसे संभव है, इसके लिए ऑटोमेटेड फार्मिंग एक्टिविटीज कुछ करने की जरूरत है, ठीक है। आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे अभी तो रिसर्च फार्म पे ये सब हो पा रहा है, जो रिसर्च लेवल में है। ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम यूज किया जा रहा है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीज हम एआई का यूज करके, जैसे ड्रोन है, ड्रोन का यूज करके उसमें हाई स्पेक्ट्रल कैमरा लगे हुए थे, वो उनको फोटो खींच के और वो फिर बताते हैं कि उनको हम टैली करते हैं। पहले से हमारे पास मतलब अभी आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, मतलब ड्रोन का यूज करके हम पहले से खेती में लगने वाली बीमारी और व्याधियों का पता लगा सकते हैं, ठीक है। फसल की गुणवत्ता को हम मैनेज कर सकते हैं,
फसलों में जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स से स्ट्रेस पड़ते हैं उनको हम अच्छे से समझ सकते हैं, उनको पहले से जब हमें पता लगेगा तो हम अच्छे से उनका निदान पे काम कर सकते हैं। और मशीन विजन सिस्टम की मदद से फिनोटाइप लेड टू एडजस्टमेंट, फिनोटाइपिक जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनको मशीन विजन की हेल्प से हम अच्छे से रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, भारत में कुछ रिसेंटली मतलब जल्दी में ही कुछ चीजें घटी हैं एआई और इससे रिलेटेड। जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक एमओयू साइन किया, मतलब एक डॉक्यूमेंट साइन किया, जिसमें क्या था कि मल्टी वेरिएंट एग्रीकल्चर कम्युनिटी प्राइस फोरकास्टिंग मॉडल उन्होंने बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने कर्नाटका गवर्नमेंट के लिए। उससे क्या हुआ कि जो राइस के प्राइस, वैसे तो गवर्नमेंट ने एमएसपी डिसाइड करती है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हमारे जो एमएसपी पे अपना धान नहीं बेच पाते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक फोरकास्टिंग मेथड बनवाया। फोरकास्टिंग मतलब आने वाले भविष्य में इसका कितना प्राइस हो सकता है धान का। ठीक है, ये स्पेशली मल्टी प्राइस कर्नाटका में जनरली पैडी पे ही ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उसी पे उन्होंने ये एमओयू साइन करके ये मॉडल बनवाया जो एआई बेस्ड था। ठीक है, फिर दूसरा है एग्रीसेट जो हमारा हैदराबाद में है, उन्होंने भी स्विंग एडवाइजरी सर्विस बनाई खरीफ सीजन के लिए। भूचेतना प्रोजेक्ट एक चल रहा था वहां पर, वो भी एमओयू करके माइक्रोसॉफ्ट के साथ, और ये ऐप बनाया, इसका भी मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें ये स्विंग एडवाइजरी मतलब बुवाई के समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखें, कब बुवाई करें, कैसे करें, किस यंत्र से करें, कितनी दूरी पे करें, उन सारी चीजों को ये एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं एग्रीसेट वाले। ये इंडिया में स्टार्ट हुआ। फिर माइक्रोसॉफ्ट की मदद से ही ये जो मैं भी बता रहा था प्राइस फोरकास्टिंग वाला, तो कर्नाटका का जो मैं बता रहा था, दूसरा एक तो जनरल एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए उन्होंने किया, दूसरा ये प्राइस मॉडल डेवलप इन द कर्नाटका, ये पैडी के लिए स्पेशली उन्होंने किया था। ठीक है, आईबीएम एक कंपनी है, इन्होंने भी अपने कुछ स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स तैयार किए हैं जो इस प्रकार के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, देन एआई पावर डेटा ड्रिवन सप्लाई चेन, जो हमारा इंडिया में मैट्रिक्स पार्टनर है न्यू दिल्ली का, इनके साथ ये एआई पावर्ड डेटा ड्रिवन सप्लाई चेन, जो हमारी सप्लाई करते हैं हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसके लिए मैट्रिक्स पार्टनर जो है उसके साथ इन लोगों ने ये एआई ड्रिवन बनाया। दूसरा P8 अर्थ फूड एंड वी ड्रोन एग्रो यूज एआई टू असेस सॉइल कंडीशन ओवर द क्लाउड। जो हमारा एआई की हेल्प से जो हमारा ड्रोन है, ये हमारे सॉइल की कंडीशन को भी असेस कर सकता है, उसमें कितना न्यूट्रिएंट है, कितना नाइट्रोजन, कितना और चीजें, इसको असेस करने के लिए भी ये कुछ कंपनियां हैं, इन लोगों ने अपना क्लाउड मतलब बादल जैसे हम समझते हैं ना, ऐसे डेटा बैंक को, बहुत सारे डेटा को जब वहाँ कलेक्ट किया जाता है तो उसी को हम लोग डेटा क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, तो ये वहां पर बहुत सारे सॉइल के अलग अलग टाइप के फोटो पिक्चर लेके, उनको हम सिग्नेचर्स बोलते हैं, उसको कलेक्ट किया क्लाउड में, और जब ड्रोन फील्ड में इसको, चलो मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेट श्योर है, इन्होंने बहुत सारी इमेजरीज जो है फार्म्स की इकट्ठी की और उसको इन्होंने फ्यूचर के लिए कलेक्ट किया। मोनसेंटो ने भी अपना एआई एल्गोरिथम तैयार किया जिसपे ये 15 साल का कॉर्न वेराइटी जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस देगी, मतलब पहले साल में ही जो ट्रायल में जो डेटा आ रहे थे उसी से वो पता कर सकते हैं कि अगले 15 सालों में ये मक्के की वेराइटी कैसा आगे प्रोडक्शन देने वाली है। ऐसे सिंजेंटा एक कंपनी है, इन्होंने अनाउंस किया है कि एआई फॉर गुड टू प्रोवाइड सीड जेनेटिक इंफॉर्मेशन एज वेल एज क्लाइमेट सॉइल डेटा फॉर सुटेबिलिटी ऑफ द वेराइटी ऑफ द एन एरिया। तो सिंजेंटा ने भी अपने एक जो एआई फॉर गुड के लिए बनाया है, जिसमें ये विभिन्न प्रकार की वातावरण से संबंधित, मृदा से संबंधित, बीज से संबंधित, जेनेटिकल चीजों से संबंधित, सीड जेनेटिक चीजों से संबंधित डेटा प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, वो तो कुछ मेन चीजें थी। अभी डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चर में एआई का क्या रोल है। जैसे ऑटोमेशन इरिगेशन सिस्टम है, ये आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटेड जो इरिगेशन सिस्टम है टोटली एआई पे बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है, सीइंग ऑपरेशन ऑफ सिस्टम विद नो और जस्ट ए मिनिमम ऑफ मैनुअल इंटरवेंशन बिसाइड द सर्विलांस। जैसे अगर हमें नॉर्मली खेत में सिंचाई करनी है तो हमें कम से कम 2 इंसानों की जरूरत होती है, एक जो वाटर सोर्स है वहां पर उसको ऑब्जर्व करता है, दूसरा खेत में फावड़े से कभी नाली बंद करना, कौन सी नाली खोलना, तो ये सब काम करना होता है। तो अगर हम एआई सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम रहता है,
वो ऑटोमेटिकली कहाँ पर सॉइल में मॉइस्चर की कमी है, वो डेटा उसको सेंसर से मिलता है और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपका इरिगेशन सिस्टम स्टार्ट कर देता है। तो किसी भी मतलब मैनुअल लेबर की जरूरत नहीं है। दूसरा है ड्राइवरलेस ट्रैक्टर। खेतों में ड्राइवरलेस ट्रैक्टर अगर यूज किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं हमारे भारत देश में कहें या पूरे विश्व की बात करें तो जो ह्यूमन लेबर है उसकी निरंतर कमी होती जा रही है। तो जब अभी आप जान रहे हैं, अभी जैसे धान की रोपाई चल रही है, पूरे हमारे ईस्टर्न यूपी या यूपी की बात करें तो लेबर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कामों को करने के लिए हम ड्राइवरलेस मशीनें अगर यूज करें, तो जैसे ये ड्राइवरलेस ट्रैक्टर बनाया गया, कैसे IH एंड न्यू हॉलैंड कंपनी ने 2016 में अपना एक ये ड्राइवरलेस ट्रैक्टर बनाया था, जिसको सेंसर, रडार और GPS की मदद से खेतों में आसानी से चलाया जा सकता है। ठीक है। फिर दूसरा है जो हमारा ग्रीन हाउस है। आजकल आप देखेंगे कि मार्केट में ऑफ सीजनल बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलते हैं। तो इन ऑफ सीजनल जो चीजें मिल रही हैं, उन चीजों को ग्रीन हाउस में पैदा किया जाता है, और ग्रीन हाउस में भी ऑटोमेशन की बहुत जरूरत है। आप देखेंगे ग्रीन हाउस भी अगर जो किसान भाई लोग यूज करते होंगे, जो खेती के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑफ सीजन, तो उसमें बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ लेबरों की जरूरत पड़ती है, कुछ हैंड्स की जरूरत पड़ती है। तो उसमें भी अगर हम ऑटोमेशन कर लें तो हमें बहुत सारे, वो AI की मदद से ही होगा और उससे बहुत सारा हमारा जो है खर्च बच सकता है। फिर बात करते हैं प्रेसिजन एग्रीकल्चर। जैसा मैं अभी बता रहा था कि ड्रोन का यूज करके हम प्रेसिजन एग्रीकल्चर या स्मार्ट फार्मिंग कर सकते हैं। तो ड्रोन में क्या होता है कि कैमरा, हाई स्पेक्ट्रल कैमरा लगा के हम अपने खेत की मैपिंग कर सकते हैं, सर्वेइंग कर सकते हैं। कुछ इस टाइप के सर्वे हैं, जैसे ड्राउट हो गया, आपका फ्लड हो गया, ठीक है, इसका सर्वे करवाना है तो मैनुअली जब सर्वे करते हैं तो पार्शियलिटी होने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर हम ड्रोन की हेल्प से उस टाइप के सर्वे कर रहे हैं, चाहे वो हमें डेटा कलेक्ट करना हो ड्राउट का, मतलब सूखे का, चाहे बाढ़ का, तो आसानी से हमें एक्चुअल डेटा मिलता है और जो फार्मर्स को मुआवजा मिलना होता है वो बड़ी आसानी से और सही तरीके से उनको मिल सकता है। इसके अलावा जैसे हमें आजकल खेती में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ इफ्को का अपना टाई अप हुआ और उन्होंने लिक्विड जो न्यूट्रिएंट का है या लिक्विड फर्टिलाइजर फील्ड में अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो जो हमारा नॉर्मल नैपसैक स्प्रेयर होता है, उससे जब हम स्प्रे करते हैं तो उतने अच्छे से वो स्प्रे नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम, जैसे आपका नैनो यूरिया है, नैनो DOP है, सगारिका है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, इनको हमें फील्ड में अप्लाई करना है तो इस ड्रोन की हेल्प से बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे रिमोट सेंसिंग के लिए भी हम हाई स्पेक्ट्रल कैमरा यूज करते हैं। इसमें हम ड्रोन के अलावा रिमोट सेंसिंग और ड्रोन, दो डिफरेंट थिंग्स हैं। तो उनमें हम बहुत सारे फोटो पहले से कलेक्ट करके अपने बास्केट में, एक तरीके से क्लाउड जो हम बता रहे हैं, वो जैसा हमारा पानी का बादल होता है जिसमें पानी बरसता है, ऐसे ही बहुत सारा डेटा जब हम कहीं इकट्ठा करते हैं तो उसको हम क्लाउड बोलते हैं, और वो क्लाउड हमें कहीं ऐसे देखने को नहीं मिलता। तो ये सारी पिक्चर्स जब उसमें इकट्ठी रहती हैं और जब हम कोई नई पिक्चर खींच के उस डेटा के साथ मैच कराते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर सूखा है, यहाँ पानी है, यहाँ डिजीज है, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ आग लगी है, यहाँ धुआं है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम मतलब जो हमारा क्रॉप हेल्थ है इसको हम AI की हेल्प से मॉनिटर कर सकते हैं। हमारे कैटल जो एनिमल हैं, जो डेयरी में हैं, उनको हम AI की मदद से उनको कब राशन देना है, कब उनको दवाई देनी है, उनके हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, इसकी मदद से। और दूसरा है फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से भी हम डेयरी फार्म्स को, यूनिट को मैनेज कर सकते हैं। चौथा इसमें दिख रहा है कि ये ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी है जो बीड कंट्रोल करती है, बीड मैनेजमेंट करती है, बीड को निकालती है। ये एक विदेशी कंपनी है, अभी इंडिया में ये सब चीजें स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन AI की हेल्प से ये भी मैकेनिकल एक तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है बीट का, क्योंकि हम निरंतर अगर केमिकल्स को आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर से बहुत दूर किया जा रहा है, मतलब कम किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों का अगर यूज कर रहे हैं तो AI की हेल्प से हम वो सारी चीजों को अच्छे से खेत में मैनेज कर सकते हैं। फिर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जैसे ग्रीन हाउस में टोमेटो प्रोडक्शन के लिए है कि कब ये फुल मेच्योरिटी पे आया टमाटर, कौन से की हमें हार्वेस्टिंग करनी है, किसकी नहीं करनी, ये सब जानने के लिए हमें भी AI का यूज किया जा रहा है। इंडिया में कुछ जो हम कहें कि रिसर्च लेवल फील्ड लेवल में है और विदेशों में इसका
मास प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है। फिर ग्रीन हाउस जो होता है वो उसका एनवायरमेंटल को भी कंट्रोल करने की जरूरत होती है, तो ग्रीन हाउस के एनवायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए भी हम एआई बेस्ड टेक्निक का यूज कर सकते हैं। दूसरा है जो हमारे एनिमल्स हैं उसके पेट में जो खाना वो खा रहा है उसमें फर्मेंटेशन किस लेवल का हो रहा है उसको जानने के लिए भी एआई की हेल्प ली जा रही है। फिर एक आया आपका हार्वेस्ट CRRO रोबोटिक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग हार्वेस्ट CRRO रोबोट बोलते हैं। ये क्या है कि जनरली फ्लोरिडा में स्टार्ट हुआ 2017 में, और इन्होंने जो हमारी स्ट्रॉबेरी है इसको समर क्रॉप को हार्वेस्ट करके देखा तो बड़े आसानी से लेबर की एब्सेंस में आसानी से इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर में रोबोट्स भी हैं जो एआई बेस्ड हैं, जैसे आपका स्प्रेयर है, ये ब्लू रिवर कंपनी का है। ये वहीं पर दवा छिड़कता है जहां पर खरपतवार है। ये जो हमारा फसल का पौधा है वहां पर ये दवा नहीं छिड़केगा, ये मतलब बीडर का काम एक तरीके से करें। या बीमारी दवाई कोई छिड़क रहे हैं तो ये बीमारी वाले पौधे पे ही दवाई छिड़केगा, क्योंकि उसमें हेल्दी प्लांट का फोटो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो जब वो फोटो खींच के जो क्लाउड में डेटा है उससे वो मैच कराता है फोटो से, तब उसको वहां से इंस्ट्रक्शन मिलता है या अपना डिसीजन लेता है, ये वाला पौधा जो है बीमार है इसमें दवाई छिड़कनी है, दूसरा पौधा बीमार नहीं इसमें दवाई नहीं छिड़कनी है, ठीक है। ऐसे ही वीड किलिंग के लिए भी ब्लू रिवर का टेक्नोलॉजी है, ये भी स्मार्ट स्प्रेयर हुआ और स्मार्ट बीडर हुआ जो बीड को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अगर एआई को हम लोग खेती में यूज करते हैं उससे बहुत सारे फायदे। पहला तो ये कि हमारी जो एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, चाहे वो मैनुअल की हो या किसी मशीन की हो, तो एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होता है, मतलब कभी कभी बहुत खराब वातावरण हो जाता है जो हमारी फसलों का लिए, उसको हम कम कर सकते हैं, उस प्रभाव को बचा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, इन सब में क्या है कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी ये करते हैं। जैसे अभी आज आप मान लो धान की फसल लगा रहे हैं और अगले 3 दिन में ये फसल कैसी हो सकती है, इसमें क्या क्या प्रभाव वातावरण के हो सकते हैं, उन सारी चीजों का प्रेडिक्शन, मतलब फ्यूचर का भी ये डेटा बता देता है कि आगे आपको इस फसल में क्या परेशानियां आ सकती, तो आपको क्या अपनी सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है। इसी के अलावा आप देखेंगे एग्रीकल्चर में, जैसे मैंने बताया ब्लू रिवर कंपनी है, उन्होंने एग्रीकल्चर में रोबोटिक्स का स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा था क्रॉप हेल्थ के बारे में, अगर हमें पता करना है क्रॉप मॉनिटरिंग के बारे में, तो हम ये काम रिमोट सेंसिंग से भी कर सकते हैं। इसके साथ रिमोट सेंसिंग के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग यूज की जाती है और 3D लेजर स्कैनिंग भी यूज कर सकते हैं। तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग ये हम रिमोट सेंसिंग से, ड्रोन से या फोटो मोबाइल से खींच के भी ये हम काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी पहले से बहुत सारे फोटो खींच के डाले हुए हैं, इसमें डाल रखे होते हैं, और जब हम फोटो किसी फसल का लेते हैं तो, और ये फोटो लेने के बाद जब हम उसको टैली कराते हैं, तो ये हमारा जो PAT है, एक स्टार्टअप कंपनी है जर्मन की, इंडिया में बहुत से स्टार्ट हो गए, इन्होंने प्लांटिक्स स्टार्ट किया। तो वो फोटो जब इसमें डालते हैं हम, तो एनालाइज करता है कि हाँ इसमें न्यूट्रिएंट की कमी है तो ये न्यूट्रिएंट देना है, बीमारी लग रही हो तो ये दवा देनी है, कीड़े लग रहे हैं तो ये दवा देनी है, ठीक है। ऐसे प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो मैं बता रहा था, प्रेडिक्टिव एनालिसिस में क्या होता है, ये हमारा जो है एवेयर एक एग्जांपल है। एवेयर ए क्लोवेडो बेस्ड कंपनी है जो मशीन लर्निंग को यूज करती है, ठीक है, एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को। इसका काम क्या होता है कि प्रिडिक्ट करता है कि वेदर कैसा रहेगा, इससे आपकी फसल पे क्या फर्क पड़ेगा, इससे आपके प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। इन सारी चीजों को एवेयर, ये जो प्रेडिक्टिव सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से, एआई की मदद से ये सारी चीजों को हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक बात आती है प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया स्मार्ट फार्मिंग, इसी को हम प्रिसीजन फार्मिंग भी कह सकते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब जो हम एग्रीकल्चर इनपुट है, जो कृषि में निवेश है, उसको हम राइट प्लेस पे दें, राइट टाइम पे दें, और राइट इनपुट दें, और राइट अमाउंट में दें, राइट वे में दें, राइट मेथड में दें। कहने का मतलब, उदाहरण के लिए खाद है, खाद हम राइट प्लेस पे देनी है, मतलब पूरे खेत में छींट देना है, या जड़ के पास देनी है, या लिक्विड फॉर्म में देना है। अगर ये हम डिसाइड कर पाए तो एआई की हेल्प से डिसाइड कर सकते हैं। राइट टाइम पे दें, कब देनी है खाद हमें प्लांट में, ये एआई की मदद से हम डिसाइड कर सकते हैं। राइट इनपुट मतलब सही मात्रा में दें, राइट इनपुट मतलब सही दें। जैसे हमें यूरिया की जरूरत है, हमने डीएपी दे दिया, या पोटेश की जरूरत है, हम यूरिया दिए जा रहे हैं, तो राइट इनपुट, सही खाद वहां पे दें, और राइट मात्रा में दें, सही तरीके से दें।
तो ये जब हम सब चीज राइट 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 करते हैं, राइट प्लेस, राइट अमाउंट, राइट वे, राइट अमाउंट, है ना, और राइट मेथड, तभी हम उसको बोलते हैं कि प्रिसीजन फार्मिंग है। इन सब चीजों का जब हम मिला के काम करते हैं तो उसको हम लोग प्रिसीजन फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी और भी चीजें, ये जैसे मैं बता रहा था कि अगर हमें हेल्थ की मॉनिटरिंग करनी है फसल की, उसके लिए क्या करने की जरूरत है। ये जो मैं बता रहा था अभी, एक प्लांटेक्स कंपनी या ड्रोन की मदद से, या हमारा रिमोट सेंसिंग की मदद से जब हम इमेज फोटो खींचते हैं और उससे हम क्रॉप की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जैसे ये आप देखेंगे बनाना लीफ है, ठीक है, ये सही है, ये बीमार है, तो ये आप क्लियर, हम भी समझ पा रहे हैं, आप भी समझ पा रहे हैं। तो ये चीजों को फोटो खींच के जब डेटा बैंक में मैच कराते हैं तो ये क्लियर बताता है कि ये बीमारी है। इसके आगे समझना कि बीमारी, ये पौधा बीमार है, अब इसको कौन सी बीमारी, ये भी एनालाइज कर सकते हैं। कब से बीमारी लगी, ये भी एनालाइज कर सकते हैं। कितना इस बीमारी से आपकी फसल का नुकसान हो रहा है, ये भी एनालाइज कर सकते हैं। एआई की हेल्प से कितनी दवा, कौन सी दवा देनी है, कितनी दवा देनी है, कब देनी है, ये दवा देने से आपको कितना फायदा होगा या फायदा नहीं होगा, सारा एनालाइज करके आपको बताता है। इसके बाद वो डिसीजन आपके ऊपर भी छोड़ता है कि आप मान लो 1000 रुपए की दवाई इस स्टेज में अगर फसल में डाल रहे हैं तो आपकी फसल को 10% ही फायदा होगा, 90% फायदा नहीं होगा। ये सारी चीजों का डिसीजन आप ले सकते हैं, आप कर सकते हैं छिड़काव करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही ये अलग अलग लेमन की लीव्स हो गई, ये फिर आपका बीन्स का लीफ हो गया। ठीक है, ये चीजों को बता रहा है कि एआई का यूज करके कैसे फार्मर्स हमारी फसलों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है, ये जो भी बता रहा था इक्रीसेट का, एक सीड सोइंग के लिए इन्होंने एआई बेस्ड एक एप्लीकेशन बनाया। इसमें ये क्या करते हैं कि एआई रहता है, क्लाउड मशीन लर्निंग रहता है और सैटेलाइट इमेजनरी रहता है, इन सबका कॉम्बिनेशन करके स्मार्ट फार्मिंग इन्होंने ये एप्लीकेशन बनाया। इसमें करते हैं क्या, ये पहले ये डेटा, फार्म डेटा बाय इक्रीसेट जो है, इसने फार्म का डेटा दिया और इन्होंने क्लाउड में जैसे बादल में ये इकट्ठा कर लिया कहीं पर। ठीक है, और सोइंग ऐप है, सोइंग ऐप को और क्या चीजों की जरूरत है, ये क्या बताएगा, वेदर फोरकास्टिंग मॉडल भी इसमें डाल दिया। तो इससे ये बताएगा कि भाई लोकल लैंग्वेज के साथ ये एसएमएस फार्मर्स के पास भेजता है और सोइंग एक्टिविटी में क्या क्या आपको करना है वो बताता है। जैसे कब बुवाई करनी है, आज बुवाई करनी कि नहीं करनी, भाई मौसम खराब है, कल बरसात हो सकती है, अगर आपने आज बुवाई कर दी तो आपका सारा जो बीज और खाद डालेंगे वो सब बेकार हो जाएगा, कड़ी परत हो जाएगी जिससे कि उगेगा नहीं। ऐसे कब आपको सोइंग ऐप है ना, तो ये किस मेथड से बोना है, कितनी गहराई पे बोना है, कौन सी सीड ड्रिल यूज करनी है, ये एसएमएस आपको जाएगा। फार्मर्स उसको यूज करते हैं और इसकी मदद से ये देखा गया कि 30% जो फार्मर्स की है वो प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, इस वजह से इक्रीसेट इसको यूज कर रहा है एआई इंडिया में। ये एक अब छोटा सा अगर समझ में आ सके तो समझने की कोशिश करें कि जो हम क्रॉप प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट है, अगर एआई की हेल्प ले रहे हैं तो खेतों में हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा समझने में क्लिष्ट हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई बातें तो बड़ी बड़ी बता रहे हैं, हमारे भारतीय कृषक तो इन सारी चीजों को नहीं कर सकते। तो यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इंडियन एग्रीकल्चर में भी एआई की बहुत जरूरत है। जब लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी तो इसको जरूर से उपयोग करेंगे। इसको आप देखेंगे ये पूरा जो है सेंसर बेस्ड काम होता है, सेंसर, और इसमें आप देखेंगे ये सेंसर लगा हुआ है नोड सेंसर है, ये एक स्मार्ट लिंक है, कुछ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, ये कंट्रोल नोड है। ठीक है, ये एआई है, मतलब ये क्लाउड सर्विस है, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर इकट्ठा है और इसमें ये सेंसर चीजों को रेगुलर इकट्ठा करते रहते हैं, इसके पे बेस्ड वो डिसीजन बताते रहते हैं जिससे कि आपको क्या करना है खेत में। जैसे टेम्परेचर बताएगा, आर्द्रता क्या है, ह्यूमिडिटी क्या, सेंसर बताएगा, हवा कितनी तेज चल रही है, बारिश होने की है कि नहीं है, रेडिएशन सेंसर बताता है कि रेडिएशन कितना है, धूप कितनी तेज है। ठीक है, दूसरा बताएगा कि एनवायरनमेंट में CO2 का स्टेटस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का, मृदा का टेम्परेचर क्या है, मृदा में ह्यूमिडिटी क्या है, मृदा की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, ये सारा डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। इसके बाद ये कुछ जो फैक्टर इनको ये कंट्रोल करते हैं और एआई स्मार्ट एक्यूरेटर रहता है जिसकी मदद से ये हम ग्रीन हाउस की बात बता रहे हैं, इसमें ये आराम से जो भी चीज हमें डिसीजन लेना है, जो भी उसमें अप्लाई करना है, इरिगेशन करना है, फर्टिगेशन करना है कि नहीं करना है, इन सारी चीजों को ये आसानी से बताते रहते हैं। ठीक है, अगर एआई का यूज हम एग्रीकल्चर में कर रहे हैं तो मैंने अभी बहुत सारी फायदे बताए, इफिशियंसी बढ़ती है,
हमारा जो इनपुट है वो कम मात्रा में लगता है, हमारा जो धन है, समय, ये सब बचत होती है। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि भाई हर जगह होता है, सुनने में आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। तो ऑलरेडी आप देखेंगे खेती में लोग कम ही एम्प्लॉयमेंट की, वैसे तो जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है खेती में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट देता है, लेकिन फिर भी लोग शहरों की तरफ भागते हैं। जब कोरोना आया तो आप सभी ने देखा कितने लोग शहरों को छोड़कर अपने गांव में आए। और जब गांव में आए, इसका मतलब अगर वो गांव में रह रहे होते, हमारा कहने का मतलब ये नहीं गांव में ही रहे, अगर वो गांव में रह रहे होते तो ये सब नहीं झेलना पड़ता। दूसरा ये कि गांव में खेती में उनको बहुत ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती, मतलब उनका इतना नहीं कमा पाते कि उनका जीविकोपार्जन हो सके, इसलिए वो लोग बाहर जाते हैं। तो अगर एआई का यूज करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। जो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी महंगी है, जैसे कि ड्रोन, तो ये हाई कॉस्ट है, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। ड्रोन जैसे मशीनों को उड़ाने के लिए भी हमें सर्टिफिकेट की जरूरत है, जिसको लेमैन नहीं उड़ा सकता, वो भी एक समस्या है। और एक्सपीरियंस बंदे ही मशीनों को ऑपरेट कर सकते हैं, उसकी अलग से ट्रेनिंग होनी चाहिए, होती है। तो ये सारी चीजों की कुछ डिसएडवांटेज है। कुछ फायदे क्या हो सकते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारा अच्छा हो सकता है अगर हम एआई को यूज कर रहे हैं। ठीक है। जो ग्लोबल वार्मिंग की जो हम लोग बात करते हैं, ये इसको किसी हद तक कम कर सकता है, क्योंकि ये किसी भी चीज का अपव्यय नहीं करेगा एआई जब यूज करेगा मशीनों को। ये लिमिटेड चीजों को, मतलब एक तरीके से जुडिशियसली उनका यूज करेगा, अपने से ऑटोमेटिक वो डिसीजन लेके। ठीक है। चैलेंजेस बहुत सारे हैं। अब बात करते हैं, अभी तक तो एआई के बारे में बात कर रहे थे, अब बात करते हैं आईओटी के बारे में। आईओटी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या? इंटरनेट सब लोग समझते हैं, इंटरनेट पे मिलने वाली जितनी भी चीजें हैं उनको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है। ये है क्या? इट इज अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स एम्बेडेड विद द इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर्स एंड नेटवर्क। ठीक है। कनेक्टिविटी, तो उसमें सेंसर्स भी आते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं, और इनको एक दूसरे के साथ जोड़े रखने का जो कला है, इसी को हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। ठीक है। इंटरनेट 9 अप्रैल जो है इसको वर्ल्ड आईओटी डे बोलते हैं। और आईओटी जो वर्ड है, इसको केल्विन एस्टन थे, एक ब्रिटिश टेक्नोलॉजिस्ट, इन्होंने इसको नाम दिया, और ये 9 अप्रैल को पैदा हुए थे, इसलिए इनके जन्मदिन को ही आईओटी डे के नाम से घोषित किया गया। ठीक है। दूसरी एक शब्द आती है, अभी से आईओटी हो गया, दूसरा था इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। तो इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग मींस, जैसे आप इस पिक्चर से आराम से आसानी से समझ सकते हैं, मूविंग टू द एज, ये तो मेन हो गया। इसके बाद इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग फिट्स इन ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूबिक्विटस डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे नेटवर्क क्लाउड हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, एनालिटिक्स ऑफ द एज हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन वर्क हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन कैप्चर हो गया, सिक्योरिटी एट एज हो गया। तो इन सारी चीजों को मिला के ही इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग बोलते हैं। ठीक है। और ये वर्क कैसे करता है? जो लाइफ साइकिल है इसकी, इंटरनेट ऑफ थिंग की, आईओटी की, वो ये है, ये पहले डेटा को कलेक्ट करता है, फिर उस डेटा को कम्युनिकेट करता है, फिर उस डेटा को एनालाइज करता है, और एनालाइज करने के बाद उस पर एक्शन लेता है, उसके बाद फाइनली वो डिसीजन लेता है। ठीक है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, समय देखता जा रहा हूँ, थोड़ा सा 20 मिनट ही बचा हुआ है। आईओटी जो है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है? ये डेटा को या प्रोसेस कैसे वर्क करता है? पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो डेटा को कलेक्ट करता है, उस डेटा को फिर ये आगे कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट करने के बाद उसको एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद उस पर लेता है, उसके बाद वो मतलब एक्शन करता है, उसके बाद वो उसको डिसीजन लेता है कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 2 चीजें हैं, एआई एंड आईओटी। अभी तक शायद आपको अब समझ में आ गया होगा। एआई का काम क्या है? एआई का काम है कि चीजों को एनालाइज करना और डिसीजन लेना। ठीक है। ये, और आईओटी क्या है? आईओटी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट, सेंसर्स, इन सारी चीजों को लेके वो मतलब वर्क करता है, एक तरीके से वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है। तो आईओटी डिवाइस, एक तरीके टर्म हमने, आईओटी डिवाइस मान लो हमारा मोबाइल जैसे है, ये आईओटी अगर डिवाइस है, तो आईओटी डिवाइस क्या करता है? एआई की हेल्प से ये आईओटी डिवाइस अपना वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है। तो आईओटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे टैगिंग ऑफ थिंग्स है, फीलिंग थिंग्स है, सिंकिंग थिंग है, थिंकिंग थिंग्स है। ठीक है।
तो एक ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है जिसको रियल टाइम आइटम ट्रेसेबिलिटी बोलते हैं, ये हम इसको बोलते हैं टैगिंग करना, ठीक है, RFID की हेल्प से। फिर फील करते हैं तो उसको ले सेंसर्स होते हैं, ठीक है। श्रिंकिंग थिंग्स जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजों में मिनिएचर टाइप होते हैं। जैसे पहले कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे, रूम जितने बड़े होते थे, आज कंप्यूटर आपके हाथ में, ये मोबाइल है, ये भी एक कंप्यूटर ही है। तो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड मतलब मिनिएचराइजेशन होता जा रहा है, छोटी करते जा रहे हैं चीजों को, श्रिंकिंग थिंग्स, ठीक है। लास्ट है थिंकिंग थिंग्स, एम्बेडेड इंटेलिजेंस, मतलब इस मोबाइल में ढेर सारी चिप्स लगी हुई हैं, ढेर सारे सेंसर्स लगे हुए हैं जो आपको टेम्परेचर भी बताते हैं, है ना। बात करेंगे तो दूसरी जगह बात भी हो जाती है। तो ये एक तरीके का AI और IoT का कॉम्बिनेशन आपका मोबाइल हुआ, ठीक है। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे बिल्डिंग एंड होम ऑटोमेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, मेडिकल एंड हेल्थ सिस्टम में, मीडिया में, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में, एनर्जी मैनेजमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन में, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली के लिए, ठीक है। और जो कुछ आप सोच सकते हैं सभी जगह IoT और AI का एप्लीकेशन है, ठीक है। अभी फूड इंडस्ट्री में IoT के अपने अलग ही बेनिफिट्स हैं, इस पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अच्छा, किस तरीके से यूज होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे जो हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये चीजों को डिलीवरी में बड़ी हेल्प करता है। जैसे डिफरेंट टाइप के सेंसर हम यूज करते हैं डिलीवरी के सिस्टम में, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, प्रॉक्सिमिटी हो गया, IR हो गया, मींस इंफ्रारेड हो गया, ऑप्टिकल सेंसर्स हो गए, है ना, गैस सेंसर्स हो गए, स्मोक सेंसर्स हो गए, बायो सेंसर्स हो गए। तो जब हमें कोई चीज कई डिलीवरी देनी होती है तो इन सारी चीजों को सेंसर्स का या इसमें से जितने हमें जरूरत है उनका यूज करके हम चीजों को टाइमली, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जोमेटो है, स्विगी है, ये क्लेम करते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में आपके यहाँ गरम गरम खाना या पिज्जा भेजेंगे। तो एक तो क्या है कि इनका एक तो टाइम का अपनी बात है, दूसरा वो टेम्परेचर और इन सारी चीजों को भी सेंस करते हुए चलता है। उसके जो बैग है शायद वो बायो सेंसर बेस्ड शायद हो, जिससे कि वो चीजों को ठंडा हो रहा है नहीं हो रहा है उन सारी चीजों को केयर करता है। एक मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ठीक है। दूसरा लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स मीन्स जैसे हमारा जो उत्पाद हमारा बन गया, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या प्रोसेस प्रोडक्ट है, तो उसको हम ट्रकों के माध्यम से, शिप के माध्यम से और एरोप्लेन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो उस जगह भी जैसे शिपमेंट हुआ, सेल हुआ, स्टोर हुआ, कहाँ पर डिमांड है, कहाँ पर सप्लाई है चाहिए, और इन सारी चीजों को अच्छे से समझने के लिए इस लॉजिस्टिक्स में AI और IoT की बहुत जरूरत पड़ती है। सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई कहाँ पर कौन सी, मतलब सप्लाई चेन है, मान लो 5 स्टेप है सप्लाई चेन में, प्रोडक्शन से लेके और डिस्ट्रीब्यूशन तक या मार्केटिंग तक या डिस्ट्रीब्यूशन तक। तो हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी समस्या आ रही है, इसको हम इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसमें आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई वेयर हाउस में समस्या आ रही है या ट्रक में समस्या आ रही है, ठीक है। फिर बात आती है प्रोडक्शन की। ये सप्लाई चेन के बाद अगर हम बात करें कि रॉ मटेरियल प्रोडक्शन यूनिट में आ रहा था, तो प्रोडक्शन यूनिट में भी हम AI और IoT का यूज करके अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बहुत सारे जो मैंने सेंसर बताए, इन सेंसर्स की हेल्प से हमारा जो प्रोडक्शन है ऑप्टिमाइज करने के बाद, हम ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि राइट चीजें हमें राइट टाइम पे हम उसको कर सके, ठीक, प्रोडक्शन कर सके, प्रोड्यूस कर सके। स्टेप इनटू ए वर्ड टू इनसाइट्स, छोटे से जगह में ही हम बहुत सारी चीजों को अपने इनसाइट की हेल्प से आराम से प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। फिर स्टोरेज में भी जरूरत पड़ती है बहुत सारे IoT और AI की। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्रिज है, छोटे से समझने की जरूरत है, बड़े से वो समझने में ज्यादा टाइम लगेगा। फ्रिज है, फ्रिज में कौन सा आइटम आपको ज्यादा टेम्परेचर पे रखना है और कौन सा आइटम आपको कम टेम्परेचर पे रखना है, तो ये आप अपने से भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम AI बेस्ड है तो वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर आपके प्रोडक्ट के हिसाब से फ्रिज के टेम्परेचर को मैनेज करेगा। मान लो आपने गलत जगह रख दिया, जहां कम ठंडा होना था वहां ज्यादा ठंडी जगह में रखने वाली प्रोडक्ट आपने रख दिया, तो ऑटोमेटिकली वो उसको सेंस करके टेम्परेचर को वहां पर ज्यादा मतलब टेम्परेचर वहां पर कम रखेगा, बाकी जगह में कंपेरिजन में, ठीक है। दूसरा है पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल जैसे हमें कहीं करना है स्टोरेज में, जैसे बड़े वेयर हाउस हैं, गोदाम्स हैं, तो उसमें पेस्ट कंट्रोल करने के लिए भी हम AI सिस्टम सेंसर्स लगा सकते हैं, AI का यूज कर सकते हैं, जिससे कि वो बताएगा कि हाँ इस एरिया में नंबर ऑफ पेस्ट अभी बढ़ गए हैं तो यहाँ पर पेस्ट
कंट्रोल की जरूरत है, और वो पेस्ट कंट्रोल ऑटोमेटेड मोड में भी हो सकता है, आप उसको मैनुअली भी कर सकते हैं। फिर स्मार्ट पैकेजिंग। स्मार्ट पैकेजिंग क्या है? स्मार्ट पैकेजिंग एक नई टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल, आपने ऑरेंज जूस लिया, या ऑरेंज जूस नहीं, मिनिमल प्रोसेस्ड या केन्ड प्रोडक्ट आपने लिया, ठीक है, और उसमें लिखा है कि यूज बिफोर 30 डेज, और अभी वो 25वें दिन पे ही खराब हो गया। आप तो उसके लिखे हुए पे मान के चलेंगे कि लिख रहा है कि 30 दिन, प्रोडक्शन के 30 दिन के अंदर इसको यूज कर लेना है, और वो 25वें दिन या 15वें दिन में ही खराब हो रहा है। तो उसमें आप सेंसर्स लगा के, पैकेजिंग में सेंसर्स लगाए जा रहे हैं, जिन्हें बायो सेंसर्स बोलते हैं या स्मार्ट पैकेजिंग बोलते हैं, डिफरेंट सेंसर्स लगा के, जिससे कि अंदर का प्रोडक्ट की क्वालिटी जैसे ही चेंज होगी, मतलब खराब होगी, सेंसर्स का कलर चेंज हो जाएगा। मान लो अभी वो ग्रीन था, अंदर की क्वालिटी खराब हो रही है, उसको सेंस करके, और अब वो ग्रीन से रेडिशनेस की तरफ जा रहा है, लाल लाल होने लगा, मतलब प्रोडक्ट आपका खराब हो रहा है। तो स्टोरेज में एआई की ये मदद ली जा सकती है। वेस्ट रिडक्शन में हम मदद ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स आएंगी या इंडस्ट्री में आती हैं, उनको हम जैसे आप देखेंगे बहुत सारे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, ऑटोमेटिकली आपको रिंग आ जाती है कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल लोन के लिए वो मैसेज करके आपको कॉल करके बताते हैं ऑटोमेटिकली कि आप कल या 15 दिन में किस्त जाने वाली है, तो प्लीज आप अपने अकाउंट में मेंटेन कर करके बैलेंस। या खाने का भी है बहुत सारा, फूड से रिलेटेड, तो उन सारी चीजों को हम कंप्यूटर की मदद से ऑटोमेटिक मोड में डाल के इन चीजों को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ऑटोमेटिक, अब आईओटी टेक्नोलॉजी फूड सप्लाई चेन में कैसे यूज करते हैं उसको मैं बताने की कोशिश करूँ। नहीं, इससे पहले ये आ जाते हैं कि जिसे हम इंडस्ट्री 4 नाम दिया गया है एग्रीकल्चर को या इंडस्ट्री को, जो आज का समय चल रहा है, तो इसमें ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का कैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज किया जा रहा है, उनको हम देखें तो 3 तरीके से ये डिवाइड किया गया। पहला सप्लाई चेन, दूसरा प्रोडक्शन डेटा, तीसरा कस्टमर डेटा। तो सप्लाई चेन मींस फार्मर्स एंड पे, एग्रीकल्चर एंड पे, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं। डेटा में सर्वे बेस्ड डेटा भी हो सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। उनको आईओटी का यूज करके, और फिर जो बैन है उसी हिसाब से मार्केट से कितना गेहूं चाहिए, कितनी सब्जी चाहिए, कितना और रॉ मटेरियल चाहिए, उतना ही यहाँ से ये कलेक्ट करेगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है, मान लीजिए, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ से इंडस्ट्री में आ गए। इंडस्ट्री में ऑलरेडी डेटा इनके पास है आईओटी का यूज करके कि प्रोडक्शन शेड्यूलिंग क्या होनी चाहिए, कब कितना क्या प्रोडक्शन हमें करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, दूध है आपका, गांव से कलेक्ट किया और उसको प्रोसेस करके उसको डिफरेंट टाइप के पैकेजेस में पैक करके अलग अलग क्वालिटी का, और उसका कस्टमर की डिमांड के हिसाब से मार्केट में भेजना है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन डेटा ये लोग अपना आईओटी का यूज करके, क्लाउड सर्विस का यूज करके यहाँ से ये डिसीजन लेते हैं कि हाँ, इतना दूध हमें लेना है, इस दूध को इतने को टोन्ड, इतने को फुल फैट, इतने को फुल क्रीम, इतने को ऐसे ऐसे करके, इतने का बटर, इतने का छाछ, इतने का ये करके बनाना है, क्योंकि इतनी डिमांड मार्केट में है। कस्टमर का भी डेटा इनके पास है, जिससे कि ये सब इंटरकनेक्टेड रहता है। मार्केट या रॉ मटेरियल में उतना ही लाना है जितनी हमें डिमांड है, और उतना ही चीजों को प्रोसेस करके प्रोसेस्ड प्रोडक्ट मार्केट में भेजने जितनी वहां पर डिमांड है, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो हमारा लॉसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अब ये सप्लाई चेन का एक और दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें, यहाँ पर ग्लोबल फैसिलिटी इनसाइट की बात करें, तीसरा हमारा कस्टमर साइट हो गया, और फिर आ गया ग्लोबल ऑपरेशंस। तो आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की मशीनों का यूज करके, आईओटी और एआई का यूज करके, आप देखेंगे मैनुअल वर्क बहुत कम हो रहा है। ये मशीनें ही, रोबोट ही सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। फिर इसको फिर फ्यूचर में हमें फर्दर आगे ले जाना है, तो रिमोटली मॉनिटर मैनेजमेंट इक्विपमेंट हैं जो इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन पे एक्ट भी कर रहे हैं। फिर कस्टमर साइड में क्या है कि इनकी जो डिमांड है उसके हिसाब से छोटे पैकेट, बड़े पैकेट, छोटा साइज, बड़ा साइज, 100 ग्राम का, 10 किलो का क्या बनाना है, ये कस्टमर साइड से डेटा लेने के बाद ही ये काम यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक
हाँ, एक ये और बात करते हैं कि जब हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एक चीज आती है कि कोई चीज कब कहाँ खराब हुई इसको भी हम एनालाइज हमें करने की जरूरत पड़ती है। तो आईओटी का जैसे 4 चीज में डिवाइड किया गया है। इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी क्या यूज करती है, ट्रेसेबिलिटी डेटा कहाँ से मिलता है, प्रोसेस कैसे करते हैं, और एग्रीकल्चर बिजनेस मॉडल क्या है। तो इसके लिए क्या है, जैसे आईओटी सेंसर्स हैं, इनका हम यूज करते हैं, बिग डेटा यूज करते हैं। बिग डेटा मीन बहुत सारा डेटा हमारे पास कलेक्ट है क्लाउड्स में, फिर इसको एनालिटिक्स बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं, और इन सबसे रोबोटिक्स बना के, हम रोबोट बना के और इनका काम किया जा सकता है। बेसिकली जैसे आप अपने मोबाइल में ऐप देखते हैं ना, मोबाइल या टैब में, वो ये सारे काम करके फाइनली आपको ऐप मिल जाता है। दूसरी बात आती है ट्रेसेबिलिटी डेटा। आपको डेटा ट्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपने मैंगो लिया और उसको किसी दूसरे कंट्री में सप्लाई कर रहे हैं या विद इन इंडिया ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा लॉट में से मैंगो खराब हो गया। तो उसमें हमें प्लेस ऑफ ओरिजिन पता रहता है डेटा के हिसाब से, कौन प्रोड्यूस कर रहा था, कौन से किसान का नाम रहेगा, सॉइल की क्वालिटी क्या थी, प्लेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, ट्रांसपोर्ट टेम्परेचर क्या था, सॉरी प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, पैकेजिंग मटेरियल कौन सा यूज किया था। तो ये हम एक जगह बैठ के हम पता कर सकते हैं कि भाई मलियाबाद से चला था, इस किसान का ये माल था, और इस किसान के खेत की बाग की मिट्टी का ये सब क्वालिटी थी, फिर भी ये वाला पैकेट ये इसका खराब हो गया। तो हम सिंपली उसका पेमेंट का जो भी हमें कम ज्यादा करना है वो आराम से कर सकते हैं। फिर विभिन्न प्रकार के प्रोसेस, प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, पैकेजिंग, डिलीवरी और सेलिंग, इन सबको भी हम एप्लीकेशन का यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं सिंगल जगह बैठ के। और बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी वजह से हम आराम से अपने बिजनेस को प्रोग्रेस कर सकते हैं। फ्यूचर क्या है आईओटी का, भी हमारे पास 7 मिनट्स है। आईओटी का फूड इंडस्ट्री में फ्यूचर क्या है, जैसे स्मार्ट थर्मोस्टेट्स और बेटर क्वालिटी इंश्योरेंस। अब देखेंगे पूरे फूड इंडस्ट्री में टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, और इस टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए सेंसर्स और थर्मोस्टेट्स यूज किए जाते हैं। तो एआई बेस्ड अगर ये सब हो जाएंगे तो हमें जो है बहुत अच्छे गुणवत्ता का हमें खाद्य मिलेगा। इन्वेंट्री सेंसर्स फॉर वेयर हाउस मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट में भी हम एआई का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने वेयर हाउस में माल भर दिया, अभी उसमें क्या है, जो पहले आएगा उसको पहले निकाल के बाहर, जो पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आओ पहले जाओ वाला हिसाब है इसमें। तो इसको हम अच्छे से मैनेज करते हैं। वेयर हाउस में क्या क्या, मान लो हजारों टन माल पड़ा हुआ है, और हम इस तरीके से इसको मैनेज करें कि भाई जो स्टैक हमने पहले लगाया, पहले माल आया, वो माल पहले बाहर जाना चाहिए, ठीक है, जो बाद में आया वो बाद में जाएगा। तो इसको हम एआई की हेल्प से मैनेज कर सकते हैं। फिर स्मार्ट कस्टमर कंज्यूमर एप्लायंस फॉर फूड अलर्ट एंड इन्वेंट्री रिमाइंडर्स, हमारे घरों में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे फ्रिज में हमने मान लो बहुत सारा सामान ला के रख लिया, या बहुत से ऐसे आइटम हैं जो हम सेल्फ में रखते हैं, फ्रिज में नहीं रखते हैं, तो हमें एआई इस तरीके से हेल्प कर सकता है कि भाई जो बिस्किट का पैकेट हम आज लाए, बिस्किट का पैकेट आज लाए, ये 3 महीने बाद खराब हो जाएगा, तो वो सेंस करके हमें इंटीमेट करता रहे, अलर्ट देता रहे कि साहब ये वाला पैकेट आपका खराब होने वाला है, इसको निकाल के आप कंज्यूम करो। और इस तरीके का ये जो है क्लॉक वर्क जो है ये हम एआई की हेल्प से कर सकते हैं। क्रॉप मैनेजमेंट के लिए ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर्स जो हैं इनका हम यूज एग्रीकल्चर में करेंगे, फ्यूचर में होगा जल्दी। आईओटी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फूड इंडस्ट्री, तो ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आईओटी की मदद से, इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, पक्का है, मतलब जो हमारी कार्य क्षमता है वो बढ़ रही है, फूड सेफ्टी बहुत अच्छी हो रही है, ट्रांसपेरेंसी अलॉन्ग विद द सप्लाई चेन, हमें सप्लाई चेन में पता लग रहा है कि कौन सी चीज कहां पर हो रही है, तो वो पारदर्शिता आ रही है, ठीक है, इससे बहुत बड़ा एक काम हो रहा है। आईओटी का जब हम फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो जैसा मैं अभी एग्रीकल्चर के लिए बता रहा था, तो उसके कुछ अपने ड्रॉबैक भी हैं, ठीक है, नुकसान भी हैं। जैसे हमें पता है हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, एक हेड एंड टेल, ठीक है। तो अगर आईओटी यूज करते हैं तो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, जो प्राइवेसी है वो फिर कहीं ना कहीं भंग होती है आईओटी का यूज करके। दूसरा ओवर रेजिलियंस ऑन टेक्नोलॉजी, अगर हम इन चीजों पे ज्यादा निर्भर रहने लगेंगे तो हमारा जो एक काम करने की जो क्षमता है वो बहुत कम होने लगेगी, तो उस आईओटी पे बहुत कम रहने की जरूरत, बेस्ड मतलब निर्भर रहने की जरूरत है, कम निर्भर रहने की जरूरत है, ठीक है। द लॉस ऑफ जॉब,
एआई और आईओटी का अगर यूज होगा तो ऑब्वियस सी बात है, लोग ऐसा कह रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा गॉड नोज, कि जो हमारे जॉब हैं वो खत्म हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, ठीक है। देन यूज ऑफ एआई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एआई का बहुत अपना यूज है, इस पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। क्या क्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मतलब एआई का जो यूज किया लोगों ने 2004 से स्टार्ट हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ मिल्क बाय इलेक्ट्रॉनिक नोज, इलेक्ट्रॉनिक एक नोज होती है, उसकी मदद से हम दूध की क्वालिटी को जांचा गया पहली बार। फिर 2005 में क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडिफाइड स्टार्च है, उसको किया गया। 2006 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ टी वेराइटी, विभिन्न प्रकार की टी वेराइटी थी, उनका आइडेंटिफिकेशन किया गया। ऐसे 2012 तक का डेटा एस एन झा साहब है, इन्होंने मेथड फॉर डिटरमाइनिंग मैच्योरिटी ऑफ इंटेक्ट मैंगो इन ट्री, पेड़ पे लगे हुए इन्होंने एआई की हेल्प से उसकी मैच्योरिटी लेवल को जानने की तकनीकी इजाद की, ठीक है। तो ये कुछ ग्लोबल डेटा दिखा रहे हैं कि जो बेवरेज इंडस्ट्री है ये 2022 में 6.94 बिलियन यूएस डॉलर की थी, और यही 2032 में एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अगर इसी रेट से बढ़ता रहा तो 273.55 बिलियन यूएस डॉलर की हो जाएगी, ठीक है। और ये किस तरीके से हमारी मदद करता है एआई फूड इंडस्ट्री में, कियोस्क बनाकर वॉइस ऑर्डरिंग, इससे शायद ज्यादा समझ में ना आए, ये पिक्चर से आपको ज्यादा, हाँ इससे ज्यादा समझ में हटा दिया क्या मैंने। कियोस्क बना सकते हैं। कियोस्क आप देखते हैं बैंक वगैरह में जाते हैं, जो एक छोटा सा मॉनिटर कंप्यूटर रहता है, उस पर आप डालते हैं तो उस बारे में जानकारी देता है। तो कियोस्क बैंक में अक्सर होता है। वॉइस ऑर्डरिंग कर सकते हैं, जैसे हम लोग खाना वगैरह के लिए वॉइस ऑर्डरिंग आवाज से, मतलब फोन से कर सकते हैं। एआई फोन आंसरिंग, जैसे हमारा फोन है, कोई हमने किसी को क्वेरी किया और कंपनी ने ऑटोमेटिकली एआई बेस्ड वहां से रिप्लाई आपको मिलता रहता है। देन एआई चैटबॉट है, ठीक है। देन प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन एंड पैकेजिंग, इसमें भी एआई हमारी मदद कर सकता है। मैनेजमेंट ऑफ द डिमांड सप्लाई चेन, एआई की अगर हम हेल्प लेंगे या एआई की मदद से हम डिमांड और सप्लाई के बारे में एग्जैक्ट हमें डेटा मिलेगा, जिससे कि हम उसी हिसाब से प्रोडक्शन और परचेजिंग और सेलिंग करेंगे, ठीक है। रेवेन्यू जनरेशन का जो प्रोडिक्शन हम कर सकते हैं कि कितना हमें यहाँ पर रेवेन्यू मिलने वाला है, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं, इनका उपयोग करके किया जा सकता है। लास्ट में समय हमारा खत्म हो रहा है। मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि एआई का यूज एग्रीकल्चर में और फूड इंडस्ट्री में हद से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आप देखेंगे हमारे किसान भाई अगर इसको सुन रहे हैं, पहले मैकेनाइजेशन की बात हुई तो मैकेनाइजेशन के लिए लोग तैयार नहीं होते थे जनरली। बाद में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हल वैल सब लगभग खत्म से हो गए, फिर सारा चीज मैकेनाइज हो गया, ट्रैक्टर और हल से होने लगा, फिर कंबाइन जैसी बड़ी बड़ी मशीनरीज आ गई। तो अभी एग्रीकल्चर में मैं खुद बरकच्छा में एग्रीकल्चर ड्रोन यूज कर रहा हूँ किसान भाइयों के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो उससे हम लोग एग्रीकल्चर केमिकल जो हैं उनको स्प्रे करते हैं, न्यूट्रिएंट स्प्रे करते हैं। ऐसे ही फूड इंडस्ट्री में एआई और इन सबका यूज करके हम सेफ्टी बढ़ा सकते हैं, हमारे फूड की सप्लाई चेन एंड डिमांड को हम आराम से मॉनिटर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एआई और आईओटी का फूड और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है, इनका बहुत बड़ा फ्यूचर है। रही बात जॉब की, तो एआई और आईओटी को हम इस तरीके से यूटिलाइज करें कि हम किसी के जॉब को खत्म करने के बारे में न सोचें, हमेशा पॉजिटिव चीजों को सोचें, अच्छा करें, लोगों के लाइफ को बेटरमेंट बनाने के बारे में सोच के काम करें। और इस तरीके से अगर करेंगे तो एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री दोनों ही अच्छे से फ्लरिश करेगी, अच्छे से दोनों का विकास होगा, और साथ साथ हमारा देश पूरे विश्व में खेती और खाद्य उद्योग में बहुत बड़ा नाम कमाएगा। अपनी बात को मैं फिलहाल यहीं पे